नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके। चलिए देख लेते हैं आज मिड कैप में कौन से शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सबसे पहले जो नजर रहेगी वो अशोक लेलैंड के शेयर पर रहेगी। हमने देखा कि अच्छे नतीजों के दम पर यहाँ पर अशोक लेलैंड में करीब 3% से ज़्यादा की तेज़ी, 5% से ज़्यादा का उछाल यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मैनेजमेंट की साइड से कमेंट्री आई थी वो काफ़ी मजबूत आई थी, उसके दम पर आज शेयर में 5% से ज़्यादा का उछाल नज़र आ रहा है। हुनासा कंज्यूमर की अगर बात करें तो 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर भी नज़र आ रही है, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने जारी किए उसमें घाटे से कंपनी मुनाफा आ गई है, जिसके चलते आज ये तेजी का दम दिखा रही है। कोचिन शिपयार्ड देखिए 4% की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। क्वार्टरली मार्जिन यहाँ पर मार्जिन्स पर प्रेशर नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसके चलते आज कोचिन शिपयार्ड का शेयर 4% गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। चलिए इस वक्त हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड कैप मसाला में। बाजार के साथ शुरुआत करेंगे। हमने देखा कि निफ्टी 44 अंकों की तेजी के साथ 25,900 के ऊपर मजबूती के साथ यहां पर कारोबार कर रहा है। बैंक की बात करें, बैंक निफ्टी भी करीब 233 अंकों की तेजी के साथ 58,500 के ऊपर कारोबार करता हुआ। कल सेशन में भी हमने देखा था कि एक रिबाउंड दायरे के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी यहां से नजर आई थी। आगे के लिए आपको क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी और निफ्टी अब आगे के लिए कौन से अहम लेवल्स यहां पर होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट 2-3 दिन में लगातार एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिल रहा है मार्केट्स में, जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, दोनों जहाँ है पॉजिटिव से क्लोजिंग देखने मिल रहा है। तो अगर निफ्टी की बात करते हैं, देखिए 26,000 के आसपास एक इमीडिएट एक रेजिस्टेंस जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर निकल जाता है। मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस ऑल टाइम है थे 26,100 के आसपास तक मुझे लग रहा है कि निफ्टी इंडेक्स मूव कर सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी शॉर्ट टर्म में तेजी का रुझान और 26,000 के आरएल के ऊपर और तेजी बढ़ सकती है। तो सपोर्ट्स में देखा जाए तो 24,800 से लेकर 750 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट्स है। अगर नीचे कोई भी मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है निफ्टी में। स्पेशली अगर बैंक निफ्टी का की बात डिस्कस करते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में देखा है तो एक चैनल का ब्रेकआउट दिया था कल के ट्रेडिंग सेशन में, आज रिटेस्ट भी किया था कल की क्लोजिंग के पास, लेकिन वो आज के ट्रेडिंग में फिर से उसके ऊपर रिक्लेम किया है स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है आगे जाके, जहाँ पे ऊपर की ओर 59,000 के आसपास मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में रैली देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। दोनों में मुझे लग रहा है कि अच्छा तेजी है, लेकिन बैंक निफ्टी में लग रहा है कि ज्यादा पोटेंशियल है ऊपर की ओर देखने के लिए। तो दोनों में डिप्स का ही रिकमेंडेशन रहेगा आज के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बाय ऑन डिप यहाँ पर रणनीति ये सुझा रहे हैं। हरीश जी, अशोक लेलैंड का शेयर देखिए, यहाँ पर 5% से ज्यादा की तेजी हम देख रहे हैं, क्योंकि नतीजे अच्छे जारी किए हैं कंपनी ने। इनका मुनाफा देखे तो ज्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर नतीजे देखें, आय में अच्छी करीब 9% से ज्यादा का उछाल है। वन टाइम लॉस भी यहाँ पर 40 करोड़ का कंपनी को हुआ है। स्टिल कंपनी आज देखिए शेयर अभी 5% के अंदर है, लेकिन अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। अशोक लेलैंड पर क्या किया जाए और किस तरह से आप इसे रीड कर रहे हैं? अगर अशोक लेलैंड डिस्कस करते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से लगातार नीचे के लेवल से राउंड बाउंस देखने मिला है। ऑलमोस्ट 100 के लेवल से देखा है तो मई में बनाया था, वहां से कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट बना हुआ है। जो भी डिप आता है वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है बार बार। तो रिसेंटली भी देखा है तो 135 तक का डिप मिला था, वहां से रिकवरी होते हुए ऑलमोस्ट 150 के आसपास अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जो सेटअप है अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है, इंटैक्ट है, एक हायर टॉप हायर बॉटम का। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर में भी अच्छा खासा रेंज मजबूत दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि किसी के पास बाइंग है तो बने रहना चाहिए स्टॉक में। अगर फ्रेश बाइंग आता है तो थोड़ा डिप्स में भी मुझे लग रहा है कि आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट है 142 के आसपास और 140, अगर थोड़ा भी डिप्स मिलता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अशोक लैंड में। ऊपर की ओर जगह देखा है तो एक जो कपन हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली, जो 130 उसका टारगेट जो दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 165 से लेकर 160 170 तक का ऊपर की ओर चांसेस है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस चार्ट में अच्छा
मोमेंटम है और सेटअप है और बाइंग के रडार में रहना चाहिए अशोक लेलैंड में। अशोक लेलैंड पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, किसी के पास है तो वो बने रह सकते हैं। हरीश जी, आज की कोई मिड कैप स्पेसिफिक कॉल्स आपकी? हाँ, मेरे पास दो स्टॉक्स है मिड कैप के, अगर देखा है तो पहला रहेगा जियो फाइनेंस में। देखिए जियो फाइनेंस में लगातार 2-3 दिन से एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस जो है 200 डे से रिकवरी देते हुए और 50 शॉर्ट टर्म में 50 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा इनोवा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन भी बना हुआ है, तो उसमें लग रहा है कि इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है जियो फाइनेंस में बाइंग करने के लिए। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में टारगेट 330 और 340 होंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 305 का जियो फाइनेंस में। दूसरा स्टॉक रहेगा अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में भी देखा है तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का फॉर्म आया था, वहां पे कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बढ़ सकते हैं आगे जाके और टारगेट्स बनेंगे अदानी पोर्ट्स के लिए 1550 का और स्टॉप और नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1570 और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1480 अदानी पोर्ट्स में। बिल्कुल, तो दो कॉल्स यहाँ पर आपकी तरफ से आई है, एक अदानी पोर्ट्स की है और एक जियो फाइनेंशियल की है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, जियो फाइनेंस पे आपको 315 की कॉल लेनी है, टारगेट्स आपको 330 से 340 तक के यहाँ पर नजर आ सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना है 305 का। अदानी पोर्ट्स पे अगर आप राय देखें तो 15-11 की कॉल आपको लेनी है, टारगेट आपको 1550 से 1575 के यहाँ पर नजर आ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना होगा 1480 का। हरीश जी, कॉल आपने बता दी, लेकिन होनासा कंज्यूमर पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स आने जारी किए हैं, ओवरऑल नंबर्स इन रहे हैं। देखिए आय में देखें तो करीब 16.5% की यहाँ पर ग्रोथ आई है। प्रॉफिट में इनको क्योंकि लॉस हुआ था लास्ट क्वार्टर में 1806 से यहाँ पर कंपनी को अब उसके वर्सेस में उन यहाँ पर करीब 40 करोड़ का मुनाफा होता हुआ नजर आए। मार्जिन्स भी इनके 8.8% पे रहे हैं। हुनासा कंज्यूमर आज तेजी के साथ कारोबार करता हुआ आगे के लिए किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि घाटे से अब मुनाफे में कंपनी आ गई है, यहाँ से कोई नई बाई की रणनीति? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हुनासा में हमने लिस्टिंग के बाद एक रैली देखने मिल रहा था, उसके बाद इतना ज्यादा एक मंदी का ट्रेंड भी देखने मिल रहा। ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 200 के आसपास तक गिर चुके थे तो मार्च 2025 में, तो वहां से रिकवरी तो बिल्कुल देखने मिल रहा है। अभी स्टॉक प्राइस की बात करें शॉर्ट टर्म में जो मेजर मूविंग एवरेज है 200 के ऊपर कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक प्राइस जो है एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है जहां पे मुझे रेजिस्टेंस जोन था 300 के आसपास। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में वो क्रॉस करने की कोशिश किया था, लेकिन फिर से एक बार उसके नीचे फिसल चुका है तो करंटली तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि 300 के ऊपर टिकना जरूरी है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि इसमें फिर से एक बार अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। जहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखा है तो 330 और 40 के लेवल से एक्सपेक्ट करते हैं शॉर्ट मीडियम टर्म में, लेकिन 300 के ऊपर टिकना जरूरी है। मुझे लग रहा है कि मल्टीपल टाइम्स ए लेवल से रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि और एक शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 300 के ऊपर अगर स्टॉक प्राइस क्लोजिंग देता है तो हो सकता है कि 330 से 340 लेवल देखने मिल सकते हैं। नीचे की ओर 200 डे मूविंग अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 270 के आसपास, जब तक 270 के ऊपर है तब तक मुझे लग रहा है कि इसको पॉजिटिव बना रहेगा, लेकिन 300 के ऊपर टिकता है तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम और बढ़ सकती है। ओके, हुनासा कंज्यूमर पर आपको राय बता दी है। अगर 300 के ऊपर ये टिकता है तो यहाँ पर अच्छे लेवल्स आपको दिख सकते हैं। हम तेज़ी वाले शेयरों की बात कर रहे हैं, अब प्रेस्टीज एस्टेट्स को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आज 3% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है और हमने देखा कि बेस्ट क्वार्टर, ये बेस्ट फर्स्ट हाफ ये कंपनी के लिए रहा है। अच्छे नतीजे यहाँ पर पेश किए इन्होंने, 5% की आय में ग्रोथ आई है, मुनाफा भी इनका करीब 2 गुना हुआ है यहाँ पर और एबिटा में भी अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स बढ़ गए हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स पर क्या राय होगी आपकी और किस तरह से आप रियल एस्टेट के इस शेयर को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखा है तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, जो गोदरेज प्रॉपर्टी उभरा है हो। जहाँ पे अगर प्रेस्टीज की बात करते हैं तो प्रेस्टीज में भी एक कंसोलिडेशन स्टॉक में मोमेंटम देखने मिल रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्लियरली एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस 1650 1660 के आसपास, तो उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है करंटली। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट तो पॉजिटिव है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है करंट प्राइस में, क्योंकि ऊपर के रेजिस्टेंस की शॉर्ट टर्म की बात करते हैं 1810 पर रेजिस्टेंस है, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी तेजी का ही नजर इंडिकेशन दे रहे हैं। तो बाय मेंटेन कर सकते हैं, किसी के पास लॉन्ग बने रह सकते हैं पोजिशनल बेसिस में और लॉन्ग टर्म के चार्ट्स के लिए, वेयर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन हो सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते
बायोडिप्स की रणनीति। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की बात कर लेते हैं। देखिए करीब 4% के आसपास की शानदार तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। शुरुआत कमजोर हुई थी लेकिन अब करीब 1914 पर ये ट्रेड कर रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा को आप किस तरह से देख रहे हैं और आगे कौन से अहम लेवल्स हो सकते हैं इस स्टॉक में? देखिए एक बड़े से रैली के बाद हमने थोड़ा करेक्शन में देखने मिल रहा था ग्लेनमार्क फार्मा। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि जहाँ पे एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक मेजर जो मूविंग एवरेज है 50 मूविंग एवरेज वगैरह, उसमें अभी तक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में। तो लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा बाउंस देखने मिल सकता है, लॉन्ग टर्म अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। जिस तरीके से एक करेक्शन अभी तक एक पूरा फुल फ्लेज खत्म नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि अभी भी हो सकता है करेक्शन एक्सटेंड हो नीचे। और तो शॉर्ट टर्म के किसी के पास ट्रेड के पर्सपेक्टिव से है तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1960 2020 लगता है ऊपर की ओर चांसेस है ग्लेनमार्क में। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जिस तरीके से करेक्टिव फेज है, मुझे लग रहा है कि इसको बॉटम आउट होने में और थोड़ा टाइम लग सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर किसी के पास लॉन्ग है या शॉर्ट पोजीशन है तो 1780 के साथ बने रह सकते हैं। तो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 2000 से लेकर 2020 के लेवल देखने मिल सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो शॉर्ट हैं तो आप बने रह सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी आपको ग्लेनमार्क फार्मा पर रखनी होगी। फार्मा सेक्टर से एक और शेयर की बात कर लेते हैं। ऑरबिंदो फार्मा को देखिए आज अच्छी तेजी यहाँ पर भी नजर आ रही है। करीब 2.5% से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। एक महीने के ऊपरी स्तर पर यहाँ पर स्टॉक चला गया है। 1214 पर आज ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऑरबिंदो फार्मा को लेकर आपकी क्या राय होगी? देखिए फार्मा में देखा जाए तो एक अच्छा, अगर एक अट्रैक्टिव स्टॉक है तो अरबिंदो फार्मा करंटली है। देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों के करेक्शन और एक कंसोलिडेशन भी हो गया उसके फॉलो अप में। उसके बाद स्टॉक प्राइस 1050 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के वहां से एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकला हुआ है स्टॉक प्राइस, और जो मेजर मूविंग एवरेज थे 200 और 50 का सारे एवरेजेस जो क्रॉस कर चुके हैं स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि इसमें एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पोजीशन भी बना है शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस चार्ट में फार्मा चार्ट्स पे बहुत अट्रैक्टिव है करंट लेवल्स, और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल नजर आ रहा है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 1280 से 1280 का रेंज हम लोग देखने मिल रहा है। उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल बनेंगे 1350 तक एक मीडियम टर्म सिनेरियो में। तो मुझे लग रहा है कि किसी को अगर फ्रेश भी इसमें रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है तो रिस्क बहुत फेवरेबल है। तो करंट लेवल्स पे किसी को बाइंग करना है तो मुझे लगता है कि 1130 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए बने रह सकते हैं। किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल रहना चाहिए अरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा पर यहाँ पर बुलिश नजर क्योंकि 1140 का लगभग आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और अच्छे लेवल से सो जा रहे हैं। आकर 1350 के लेवल आपको ऑरबिंदो फार्मा में यहाँ पर नजर आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ है कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले जी। अमोल, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए आज ऑप्शंस में कौन सा शेयर आपको पसंद आ रहा है? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। एल&टी के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 3960 नवंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ। 50 रुपीज के आसपास चल रहा है। पोजिशन टारगेट निकल के आ रहे हैं 100 रुपीज के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 30 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8750 का। मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का। ओवरऑल फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो करेक्शन के बाद रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला और उसके बाद कंसिस्टेंटली स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड मेंटेन रखा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबल ट्रेड हो रहा है। यही फॉर्मेशन अगर कंटिन्यू रहा तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से में एक अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। बिल्कुल अमोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल देने के लिए। एक बार मैं फिर से कॉल रिपीट कर देती हूँ। एल&टी पर आपको कॉल दी है 3960 पर और 50 रुपये के प्रीमियम पर आपको एक रखना है लक्ष्य 100 रुपये का रखना है। स्टॉप लॉस 30 रुपये का लगाना है। अधिकतम मुनाफा यहाँ पर 8750 का हो सकता है, वहीं अधिकतम नुकसान भी 3500 का यहाँ पर आपको दिख सकता है। ऑप्शन की कॉल है तो आपके लिए एक डिस्क्लोजर जारी कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन की दुनिया में हम देखते हैं कि 10 में से 9 लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख तक का यहाँ पर नुकसान हो सकता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप
देना होता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में यहाँ पर खर्च होता है। चलिए इसी के साथ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मिड कैप मसाला देख रहे हैं आप, हमारे साथ हरीश जी बने हुए हैं। हरीश जी, चलिए अब लूजर्स वाले शेयरों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कोचिन शिपयार्ड में आज गिरावट है, क्योंकि क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पर मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर नजर आया है। कोचिन शिपयार्ड किस तरह से देख रहे हैं आप, और ये गिरावट कब तक हावी रहेगी शेयर पर? अगर देखिए लास्ट कुछ दिनों से, लास्ट 2-3 दिनों डिफेंस स्टॉक में एक अच्छा ट्रैक्शन है, जहां पे मुझे लग रहा है कि कोचिन शिपयार्ड में थोड़ा रिजल्ट के जो उसके चलते एक डिप देखने मिल रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 4% का अभी भी नुकसान दिखाई दे रहा है स्टार्ट। तो ओवरऑल अगर सेटअप की बात करें, फिलहाल के लिए सपोर्ट जो है मेजर 1600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लगता है कि इसमें अभी भी तेजी बनी रह सकती है। जहां पे मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर रेसिस्टेंस की बात करते हैं 1820 1830 के आसपास तक छोटा सा रेसिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि जो कुछ टाइम पीरियड के कंसोलिडेशन में हो सकता है स्टॉक प्राइस, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं मोमेंटम फिर से देखने मिल सकता है आगे जाके। तो अभी तक किसी के पास बाएंगे तो बने रहना चाहिए 1600 के साथ। तो अगर एक बार ऊपर के वो जो रेजिस्टेंस जोन था 18 का, अगर ये निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक शार्प रैली देखने मिल सकता है। जो नेक्स्ट लेवल है रेजिस्टेंस जोन है 1950 1960 के पास तक। तो फिलहाल के लिए मैं बने रहने की रिकमेंडेशन रहेगी कोचिन शिपयार्ड। तो फिलहाल बने रहिए, क्योंकि इक्विपमेंट का ये स्टॉक है और आगे यहाँ पर मोमेंटम आपको दिख सकता है। पीबी फिनटेक देखिए, करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट पीबी फिनटेक पर भी हावी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। एक महीने इसने कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं दिए, 1.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो 2% से ज़्यादा का कोई रिटर्न यहाँ पर नहीं दिया है स्टॉक ने। पीबी फिनटेक के चार्ट्स किस तरह से नज़र आ रहे हैं, क्या कोई मोमेंटम आगे जाकर नज़र आएगा? हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक प्राइस ने रिटर्न्स दिए हुए, ऑलमोस्ट लैकलस्टर रिजल्ट रिटर्न्स ही दे चुके हैं लास्ट अगर 3-4 महीनों से की बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है टेक्निकली भी देखते हैं एक कंसोलिडेशन में स्टॉक लंबा, और हो सकता है कि कंसोलिडेशन फेज और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ऊपर की रेजिस्टेंस 1870 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और नीचे के सपोर्ट की देखा है तो 1650 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि इसी दायरे में ट्रेडिंग हो सकती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा मोमेंटम कहीं ना कहीं लैकिंग है, तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन फेज एक्सटेंड भी हो सकता है आगे जाकर। बिल्कुल, ये हो गई पीबी फिनटेक पर राय। चलिए अब एक और हमारे खास सेगमेंट का वक्त हो गया है, मिड कैप के महारथी। और मार्केट के मिड कैप के महारथी में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल के नीरव वोरा जी। नीरव जी, गुड मॉर्निंग। तृप्ति उपाध्याय हियर। आज की आपकी कौन सी पिक्स होंगी सर? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज का जो मेरा पिक है मिड कैप महारथी के लिए वो है सिरमा एसजीएस। सो बेसिकली ये जो कंपनी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को बिलोंग करती है। करीबन 895 का भाव है। एक साल टारगेट 6 से 8 महीने का टारगेट रादर मेरा होगा 1000 रुपीज का, जो कि 12% से बढ़ करके होगा फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। अब यही कारण है कि जो आंकड़े आए थे क्वार्टर के बहुत ही बेहतरीन थे। हम जो धारणा कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन जो भी थे हमारे, उससे काफी अच्छे आए हैं आंकड़े। FY26 का जो ग्रोथ गाइडेंस है 30% का, वो मैनेजमेंट ने बरकरार रखा है। एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस है 8.5 से 9% का, वो भी मैनेजमेंट ने बरकरार रखा है। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है इस कंपनी का, एंड कहीं ना कहीं दे आर वेंचरिंग आउट इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस एंड मैरीटाइम इक्विपमेंट। सो ये एक एडेड एडवांटेज रहेगा कंपनी के लिए। उन्होंने एक्विजिशन किया है 60% एलकॉम इंडिया सिस्टम्स में 2.4 बिलियन रुपीस का कैश टेक ओवर। सो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीसी सेगमेंट जो इस कंपनी का जो है बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। सो कहीं ना कहीं इसका 3 to 3% से ईपीएस को अपग्रेड किया है, एंड 6 to 8 मंथ्स का टारगेट हमारा 1000 है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को इसमें निवेश करना ही चाहिए। बिल्कुल, तो शर्मा एसजीएस की कॉल है। नीरव जी, बहुत शुक्रिया कॉल हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ,
सिरमा एसजीएस पर नीरव जी ने कॉल दी है लक्ष्य 1000 तक के यहाँ पर हैं। ड्यूरेशन आपको देना होगा 6 महीने का। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते यहाँ पर ये बुलिश रहे हैं। चलिए हरीश जी का रुख करते हैं। फिर हरीश जी, टाटा स्टील पर आपकी राय जानना चाहते हैं क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर कंपनी ने जारी किए हैं और अच्छे नतीजे, मुनाफे में करीब 4 गुना की पर बढ़ोतरी देखी है। अभी भी 2% के ऊपर यहाँ पर टाटा स्टील ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। टाटा स्टील पर आपकी क्या राय होगी और ओवरऑल एक बार मेटल सेक्टर पर भी अपना व्यू दीजिएगा। बिल्कुल दीप्ति जी, अगर देखा है, देखिए लास्ट कुछ दिनों से टाटा स्टील में एक अच्छा रिकवरी देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 150 लेवल से लेकर 182 लेवल्स तक ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस आ चुका है और ऑलमोस्ट ये जो है प्रीवियस ऑल टाइम के आसपास ही है जो 185 का लेवल था। तो लग रहा है कि जिस तरीके से स्टॉक में थोड़ा एक ऑलरेडी एक रैली देख चुके हैं रिसेंटली, तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा माइनर करेक्शन भी देखने मिल सकता है करंट लेवल्स पे। जब तक स्टॉक प्राइस 185 190 लेवल्स के आसपास एक कन्विंसिंग क्लोजिंग न देता है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन में जा सकता है और सपोर्ट्स 170 के अराउंड है। हो सकता है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा माइनर करेक्शन 160 से 165 तक चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए थोड़ा अभी करंट लेवल्स पे बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए। अगर 190 185 190 के ऊपर अगर होल्ड कर पाता है तब जाके मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा माइनर डिप्स मिल सकते हैं, वहां पे बाइंग करने की कोशिश करना चाहिए टाटा में। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आती हुई। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और स्टॉक स्पेसिफिक आपने चर्चा की। शुक्रिया सर। चलिए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज शानदार तेजी नजर आ रही है। रिकॉर्ड स्तर से करीब 10 से 20 अंक यहाँ पर दूर है। 58,577 का बैंक निफ्टी का नया रिकॉर्ड है और फिलहाल 58,566 पर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड को क्रॉस करके नया लाइफ टाइम हाई बनाता है या नहीं, देखने की बात होगी। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए इसी के साथ फिलहाल मिड कैप महारथी में इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने ईटी नाउ स्वदेश के साथ।